हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। इससे पहले हमने पढ़ा शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो डिफेक्ट जो किसी इम्प्योरिटी के कारण आता है उसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास कोई मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। अगर उसकी क्रिस्टलाइजेशन हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएं, वी हैव सोडियम क्लोराइड एंड इट इज क्रिस्टलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जिस टाइम पर इसकी प्रेजेंस में ये क्रिस्टलाइजेशन होगी तो होता ये है कि जो सोडियम आयंस हैं, मतलब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि उस क्रिस्टल में से ये सोडियम के जो आयंस हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इन सोडियम के आयंस की जगह पर जो स्ट्रोंशियम है वो पुट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक स्ट्रोंशियम का आयन आएगा तो सोडियम के 2 आयंस को ये बाहर निकालेगा। अब एक जगह से जहाँ पर ये सोडियम निकला है वहाँ पर तो स्ट्रोंशियम आ जाएगा, तो जहाँ से ये सोडियम बाहर निकला है दूसरी जगह से वहाँ पर हो जाएगी वैकेंसी। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट आता है इसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इन दिस डिफेक्ट द impurity is mixed in the solid. For example, if molten sodium chloride is crystallized in the presence of strontium chloride, some sites occupied by sodium ions are replaced by strontium ions. Each strontium ion replaces 2 ions of sodium ion. मतलब एक स्ट्रोंशियम का आयन सोडियम के 2 आयंस को रिप्लेस करेगा। द स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ द वन सोडियम आयन एंड other site remains vacant. The cationic sites or vacancies are equal to the number of strontium ions in the crystal. अब यहाँ पर जो वैकेंसी होंगी वो इन स्ट्रोंशियम आयंस के बराबर होंगी। अगर यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम आयन आया है तो वैकेंसी 1 रहेगी, अगर 2 स्ट्रोंशियम के आयंस हैं तो इधर वैकेंसी 2 रहेंगी। दिस इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर जो स्टोइकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। बट इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज डिस्टर्ब्ड। इस तरीके के डिफेक्ट को बोलेंगे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पर जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो 2 टाइप का है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज द मेटल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसा कि यहाँ पर नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर जो मेटल है वो ज़्यादा होगा और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर मेटल्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप का हो सकता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, मतलब मेटल ज़्यादा होगा बट ये होगा अनायनिक वैकेंसीज की वजह से। तो देखिए ये कैसे होगा। सपोज हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के आयंस होंगे और इसके अलावा क्लोराइड आयंस होंगे। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो इसका मतलब Na प्लस और Cl नेगेटिव के बहुत सारे आयंस होंगे। अब अगर इस सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम एटम्स जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, ये सोडियम के एटम्स हैं,
इनकी वेपर्स की प्रेजेंस में इसको हम गर्म करें, ओके, तो होता ये है कि जैसे इसको हीट किया जाएगा तो उसके बाद में क्लोराइड के आयंस चले जाते हैं सरफेस पे, और सरफेस पे जाने के बाद ये कंबाइन करेंगे इस Na के साथ में। अब इस एटॉमिक स्टेट के अंदर ये Cl नेगेटिव इस Na के साथ में कंबाइन नहीं कर सकता, दिस विल नॉट कंबाइन। अब अगर इस क्लोराइड आयन को इसके साथ में कंबाइन करना है तो इस सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तब जाके ये इसके साथ में कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर इस सोडियम ने इधर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, इससे पहले यहाँ पर अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। ये Cl नेगेटिव अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो अनायन की वजह से ये वैकेंसी क्रिएट हुई। अब ऊपर जाने के बाद में इसने इसके साथ में कंबाइन किया, और जैसे ही कॉम्बिनेशन हुआ तो उसके बाद में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ओके, वापस जो अनायनिक वैकेंसी है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस अनायनिक वैकेंसी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह को बोलते हैं हम एपसेंटर, और इट कैन बी कॉल्ड एज एपसेंटर और फारबेंजेंटर सेंटर। एफ का मतलब है फारबेंजेंटर और ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट आया वो आया ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसी। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कली हैलाइड्स। ये डिफेक्ट हम देखेंगे एल्कली हैलाइड्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एटसेट्रा। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो इसको आप सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म करोगे, पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म करोगे, और लिथियम क्लोराइड है तो लिथियम वेपर्स, बट दे शुड बी इन द एटॉमिक स्टेट। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है इसको बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसीज। यहाँ पर आपको ये एपसेंटर पता होना चाहिए कि एपसेंटर किस तरीके से क्रिएट होगा। एपसेंटर क्रिएट तब होगा जब एक अनायन अपने स्पेस को छोड़कर सरफेस के ऊपर चला जाए, और सरफेस पे जाने के बाद में वो जो मेटल एटम है उसके साथ में कंबाइन करे बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन फिर उस अनायन की जगह पे आएगा, और ये जो सेंटर क्रिएट होगा इसको बोलेंगे हम एपसेंटर। अब होता ये है कि इस डिफेक्ट के अंदर जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो कलर देते हैं। अब कलर देने का कारण ये है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में फिर दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट में आते टाइम वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। इस तरीके से जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वेवलेंथ के बेसिस पर उसका जो कलर है वो आएगा, ठीक है। जैसे लिथियम का कलर होगा पिंक, लिथियम क्लोराइड का, अगर इसको लिथियम की प्रेजेंस में हम गर्म करवाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम की प्रेजेंस में गर्म करवाने पर ये वॉयलेट कलर देगा, एंड योर सोडियम क्लोराइड विल गिव द येलो कलर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ये देखिए कैसे होता है, मतलब अब यहाँ पर कैटायंस की वजह से होगा, और ये कैटायंस रहेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पर। उससे पहले हमने अनायन वैकेंसीज के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा, बट एक्सेस में डिफेक्ट मतलब एक्सेस में यहाँ पर मेटल्स ही होंगे, स्पोच। या फिर यहाँ पर एक एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये अपने ऑक्सीजन को लूज करेगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का जो कलर है वो होता है वाइट, और जैसे ये ऑक्सीजन को लूज करेगा तो उसके बाद में हो जाएगा ये येलो। अब यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड जैसे ही लूज होगा तो उसके बाद में ये जो Zn2 पॉजिटिव बना, Zn2 पॉजिटिव के जो आयंस बनेंगे वो इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स पे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्रिस्टल होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है Zn1 + XO,
ठीक है। तो ये वाला जो डिफेक्ट होगा इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटाइंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो यहाँ पर ये Zn2 पॉजिटिव एक कटाइन है और ये Zn2 पॉजिटिव कटाइन चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पास की इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर जो मेटल्स हैं उनके अंदर कमी आएगी। इसका एग्जांपल है FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि जो FeO है ये एक पूरी स्टोइकियोमेट्री में नहीं रहेगा। इसका जो रेशियो है वो 0.95 ऑब्जर्व किया जाता है जनरली, और ये रेंज करेगा 0.93 से लेकर 0.96 के बीच में। वैसे कॉमनली ये पाया जाएगा 0.95 और इधर रहेगा 0.93, तो ये एक से कम है, मतलब पूरी स्टोइकियोमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर मेटल जो कि आयरन है वो डेफिशिएंट है। तो इस तरीके से ये होगी हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इस प्रोसेस के दौरान, मतलब जिस टाइम पर ये क्रिस्टलाइजेशन होगी, तो यहाँ से कुछ जो Fe2 पॉजिटिव जो फेरस आयंस हैं वो मिस हो जाएंगे, और इन फेरस आयंस की कमी को पूरा करने के लिए फेरिक आयंस आ जाएंगे Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ये Fe2 पॉजिटिव आयंस यहाँ से लूज हो चुके होंगे, तो इनको कंपनसेट करने के लिए जो Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं वो आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट। अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सॉलिड्स किस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो देखिए, कंडक्टिविटी की रेंज के बेसिस पे सॉलिड्स 27 टाइप के होंगे या फिर इनके 27 ऑर्डर्स होंगे, और इनके अंदर जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो हो सकती है 10 टू द पावर -20 से लेकर 10 टू द पावर 7 ओम पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स हैं। एक होगा कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर हम जानते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, और सेमीकंडक्टर इन दोनों के इंटरमीडिएट होंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर के। बट अगर कंडक्टिविटी की रेंज हम देखें तो कंडक्टर हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर कंडक्टिविटी की रेंज 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर के बीच में है। इंसुलेटर्स होंगे जिनके अंदर कंडक्टिविटी की रेंज होगी 10 टू द पावर -20 से लेकर 10 टू द पावर -10 पर ओम पर मीटर, और सेमीकंडक्टर्स होंगे जिनके अंदर कंडक्टिविटी की रेंज होगी 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके जो नोट्स हैं हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखेंगे कि किस तरीके से हम इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। देखिए, ये तो थे हमारे पास इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तक। अब उसके बाद में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस तरीके से होगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से कंडक्ट हो सकती है इजीली, एक तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर और दूसरा आयनिक सॉलिड्स के अंदर। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके अलावा जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट के अंदर जो फ्री आयंस हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसके बाद 2 टाइप के बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगी। अब यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है
इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर की तरह काम करेगा या फिर सेमीकंडक्टर की तरह या फिर इंसुलेटर की तरह। ओके, अब यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है उस वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में जंप करके नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, अब होता ये है, ये तो बन गए बैंड हमारे पास, वन इज द कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड वन इज द वैलेंस बैंड। अब जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स के बीच में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो दूरी है वो ना के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली जंप कर जाएगा और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। ऐसा होगा हमारे पास कंडक्टर्स में। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है मेटल्स में, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो इजीली ओवरलैप कर जाएंगे और जैसे ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये इजीली इसके अंदर जंप भी करेंगे। ठीक है, दीज आर द ओवरलैपिंग बैंड्स। नेक्स्ट वन इज द इंसुलेटर। अब इस इंसुलेटर के अंदर ये है आपका कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में तो किसी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये जो हमारे पास गैप है इन दोनों के बीच में इसको बोल सकते हैं हम फॉरबिडन जोन और लार्ज एम्प्टी एनर्जी गैप। नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर मेटल और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट है, मतलब ना तो वो पूरा इंसुलेटर की तरह काम करेगा और ना ही पूरा कंडक्टर की तरह काम करेगा, ये इन दोनों के बीच में होगा। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, स्मॉल एनर्जी गैप। अब कुछ कंडीशंस के अंदर जो सेमीकंडक्टर है वो एक कंडक्टर की तरह काम कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने पर ये इजीली यहाँ पर जंप करेगा और जैसे इधर ये जंप करेगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट हो पाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस सेमीकंडक्टर के अंदर हम किसी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसके बाद में ये सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी की जो रेट है उसको बढ़ा देगा। और किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होंगे। एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की वजह से बनाएंगे, और एक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उसको हम बोल सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।